गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो को हम दो क्लास में शेयर कर सकते हैं। बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट तो है ही, इसके साथ ही बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड का जो आपका पेपर फिफ्थ है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल पॉलिटिकल थॉट्स, ऑनर्स पार्ट सेकंड का पांचवा पेपर, उसमें भी पेपर कॉमन है, तो इन दोनों में हम इसकी बात कर सकते हैं। आज जिस विषय पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। यूनानी राजनीतिक दर्शन, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और भी कई नाम, या आज भी आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल साइंस की जो बहुत सी शब्दावली है, जिसको आप अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजी कहते हैं, परिभाषाएं, व्याख्याएं, वो आपको ग्रीक लैंग्वेज में मिलेंगी, यूनानी भाषाएं मिलेंगी। ऐसा क्यों है? और वजह की बात यह है कि सैकड़ों साल पहले इनको बनाया गया और सैकड़ों साल तक इनमें कुछ बदलाव तो किए गए। आधुनिक समय जब आया, परिवर्तन हुए, लेकिन इनका जो बेस रहा, आधार रहा, वो आज भी ज्यों का त्यों है। ये चीज़ आपके सामने ये स्पष्ट करती है कि जो ये यूनानी दर्शन है या ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, यूनानी राजनीतिक दर्शन है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के पश्चिम के रुख को समझने के लिए। स्पेशली आप देखें कि इसके बाद ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, इटालियन एंड फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट्स, ये सारे आपको जब आप और बड़ी क्लास पे जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। लेकिन इनका जो वैचारिक आधार रहा है वो ये ग्रीक स्कूल ऑफ फिलॉसफी ही रहा है। आज शुरुआत करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो पाया, ग्रीस ही क्यों, ग्रीक ही क्यों। पहली बात तो ये आप समझें, जैसे आज तो यूनान एक देश का नाम है, आज एक देश का नाम ग्रीस है। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर या अपनी ज्योग्राफी की किसी किताब में या ग्लोब पर इसको घुमा कर देख सकते हैं। आज की तारीख में तो ये एक देश का नाम है, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय एक देश का नाम नहीं है। हम बात कर रहे हैं ईसा से 3-4 शताब्दी पहले की। उस समय ये एक क्षेत्र विशेष का नाम है, एरिया है, और उस एरिया में छोटे छोटे नगर राज्य हैं, जिसको आप सिटी स्टेट कहते हैं। कई छोटे भी हैं, कई बड़े भी हैं। सभ्यता बननी शुरू हुई है, सोसाइटी बन रही है। अब आबादी कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, शासन के रूप अलग अलग हैं, कहीं लोकतंत्र है, कहीं सैनिक शासन है, कहीं कुलीन तंत्र है, कहीं अधिनायकवाद है। यानी जितने आज आप मॉडर्न गवर्नेंस के टाइप देखते हैं, प्रकार देखते हैं, ये लगभग सारे के सारे उस समय उस ग्रीक एरिया के जो ढेर सारे नगर राज्य हैं उनमें मौजूद हैं, और उनमें बदलाव भी होते हैं। एक गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, और जो समाज की अन्य व्यवस्थाएं हैं वो तो कह रहे हैं। अब ग्रीस आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों थे, इसके कुछ कारण समझिए। देखिए, विचार वातावरण से आते हैं कि आप कहाँ निवास कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो ग्रीक प्रदेश है, हम देश नहीं कहेंगे, प्रदेश कहेंगे, क्योंकि वहां सैकड़ों नगर राज्य हैं। ये भौगोलिक रूप से ऐसा बसा हुआ है दो सभ्यताओं के बीच में। एक तरफ असीरिया है और एक तरफ एक दूसरी सभ्यता है। मिस्र और असीरिया के बीच में दो सभ्यताएं हैं, ये बसा हुआ है।
अब इसका फर्क ये पड़ता है कि दोनों का प्रभाव और इनके खुद के इम्पैक्ट ये मिलकर एक नया रूप उभर कर सामने देते हैं। स्पेशली आप ये पाएंगे, विशेष तौर से आप देखेंगे कि जो व्यापारिक केंद्र होते हैं खाली व्यापार के केंद्र नहीं होते, वहां विचारों के भी आदान प्रदान होते हैं, क्योंकि दुनिया जहान के व्यापारी व्यापार के लिए वहां पर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनमें बातचीत हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा रहे हैं, तो विचारों का भी, गतिविधियों का भी आदान प्रदान वहां पर होता है। ऐसी स्थिति पर ग्रीस था और इस क्षेत्र में एथेंस और स्पार्टा, दो ये जो नगर राज्य थे, सिटी स्टेट थे, ये महत्वपूर्ण थे। और इनके लिए जो ग्रीक फिलॉसफी में शब्द इस्तेमाल हुआ है नगर राज्यों के लिए, वो शब्द है पोलिस। अब भौगोलिक स्थिति आप देखें तो दो सभ्यताओं के बीच में है, अपनी मौलिक शासन प्रणाली भी है और वातावरण भी ऐसा है कि उस वातावरण में, क्योंकि आप ध्यान रखिए अभी ज़्यादा मशीनीकरण नहीं हुआ है, मनुष्य प्रकृति के अधीन तो आज भी है, तब भी था, लेकिन जो ग्रीस हैं ये उस प्रकृति को और समाज को समझने के प्रयास करने के लिए ज़्यादा उत्कंठा से भरे हुए हैं। एक शब्द आता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अब तो साइंस ये मानती है कि अलग अलग क्षेत्र के निवासियों में ये अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। ग्रीस में ये कुछ ज़्यादा थी। वो प्रकृति पर तो विश्वास करते थे, ऐसा नहीं है कि वहाँ मंदिर नहीं थे या धार्मिक प्रथाएं उनके पास नहीं थी, वो भी थी, लेकिन उनका जो दर्शन रहा वो मूल रूप से सामाजिक रहा, लौकिक रहा। आप लोगों ने बीए पार्ट फर्स्ट में प्राचीन विचारकों के अंदर मनु, शुक्र, कौटिल्य पढ़े हैं, तो जो चार पुरुषार्थ हैं जो मनु और कौटिल्य ने बताए हैं, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, उसमें कहा गया कि साहब तीन तो इनमें लौकिक हैं, धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष जो है ये पारलौकिक है, यानी जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी जगत को दो प्रकार का मान सकते हैं हम लोग, चाहे भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य, लौकिक और पारलौकिक। ग्रीक लोगों का विश्वास ये है कि जगत जो है वो लौकिक है, जहां मनुष्य रहता है, निवास करता है, उसका वातावरण, उसकी सामाजिक क्रियाकलाप, उसके रीति रिवाज, उसकी परंपराएं। अब इसके बेहतर करने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, उन्होंने अपना चिंतन इसके इर्द गिर्द रखा। मैं आपको पहले भी कहा वो नास्तिक नहीं थे, लेकिन ईश्वर और प्रकृति की सत्ता को वो समझने का प्रयास करते थे, उन पर उनका अंधा विश्वास नहीं था। ये चीज उन्हें औरों से अलग करती थी और इसी कारण वो अपने समय की जो अन्य सभ्यताएं थीं या संस्कृतियां थीं उनसे कुछ आगे थे, पश्चिम में खास तौर पर। ध्यान रखिएगा, इसका आशय ये नहीं है कि दुनिया की और सभ्यताओं में कुछ नहीं हो रहा था, वहां भी अध्ययन जारी था, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में विशेष रूप से कोई खास प्रयास नहीं किए जा रहे थे, बल्कि वो राजनीति को सामाजिक प्रक्रिया का एक हिस्सा मानते हुए उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और स्पेसिफिकली खास तौर से राजनीतिक प्रक्रिया या घटनाओं के बारे में या परिवर्तनों के बारे में कोई विशिष्ट लेखन उपलब्ध वहाँ भी नहीं था। लेकिन ग्रीस ने इस दिशा में उनसे ज़्यादा गंभीर प्रयास किए थे। तभी बार्कर ये मानते हैं, सर अर्नेस्ट बार्कर, ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी उनकी किताब का नाम है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ब्रिटेन और यूरोप के देशों का जो आध्यात्मिक चिंतन है उसकी आधारशिला ये ग्रीक या यूनानी दर्शन ही है। दूसरा है बिंदु जो उन्हें औरों से अलग करता है, विवेक बुद्धि। अंग्रेजी में इसको आप कहते हैं रेशनलिटी। देखिए, एक तो अध्ययन का तरीका होता है भावनात्मक, इमोशनल, और एक होता है रेशनल, तार्किक। चीज़ों को तर्क के आधार पर समझने का और समझाने का प्रयास करना। कोई घटना होती है, उसके व्याख्याएं
कई प्रकार से की जा सकती है। कोई अगर साहित्यकार है वो उसे अलग रूप से लेगा, कोई समाजशास्त्री है, सोशलॉजिस्ट है, अलग रूप से लेगा, कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, राजनीति वैज्ञानिक है, अलग रूप से व्याख्या करेगा, किसी दूसरे देश का नागरिक है, अलग रूप से देखेगा, एक ही देश में किसी दूसरे राज्य का नागरिक है, अलग रूप से देखेगा। अब इन सारे के सारे तर्कों में, तथ्यों में सही बिंदु कौन सा है, ये आप तब तलाश पाएंगे जब आप तर्क का सहारा लेंगे और आप विवेक का सहारा लेंगे। ग्रीस जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो इस विवेक और तर्क के इर्द गिर्द घूमी है। उन्होंने भावनाओं से ज्यादा तर्कों को महत्व दिया है। अगला बिंदु जो उनके चिंतन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा, उन्होंने व्यक्ति की महत्ता को पर बल दिया है। देखिए, प्राकृतिक घटनाएं भी हैं, वातावरण भी है, एक समूह भी है। भाई, लोग जब एक साथ रह रहे हैं राज्य के रूप में तो एक समूह के रूप में रह रहे हैं, उनके कुछ कॉमन विचार भी हैं, कॉमन हित भी हैं, इंटरेस्ट भी हैं। लेकिन इन सब में उनका जोर इस बात पर है कि एज अ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका अध्ययन किया जाना सबसे जरूरी है। जैसे मैं आपके सामने एक कोटेशन पढ़ता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकरात, ये नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो हमारा पहला चिंतक है प्लेटो, उसके गुरु हैं ये। हालांकि ध्यान रखिएगा, सुकरात सोफिस्ट नहीं है, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान इस विषय का अध्ययन करना है कि मनुष्य को क्या बनना चाहिए और किन चीजों का अनुसरण करना चाहिए। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। अनुसरण आप बहुत सी चीजों का करते हैं, जिसको आप फॉलो करना कहते हैं। उसमें चीजें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। कौन सी परंपराएं, नीतियां, योजनाएं, विचार मानने योग्य हैं और कौन सी नहीं हैं, इसको आप कैसे निकालेंगे, ये तय करते हैं आपकी तर्क बुद्धि और आपका विवेक। और अगला जो बिंदु है कि वो है नगर राज्यों का विकास और परिवर्तन का क्रम। मैंने आपको बताया सैकड़ों सिटी स्टेट हैं, आकार में छोटे हैं, बड़े हैं, शासन प्रणाली अलग अलग हैं, उनमें बदलाव भी आते हैं। अब ये बदलाव का क्रम क्या है, बदलाव क्यों आते हैं? आखिर किसी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह हुआ तो क्यों हुआ? यदि किसी शासक ने कोई निर्णय लिया तो क्यों लिया, उसके पीछे तर्क क्या था? इन सबको समझने के लिए सोफिस्ट ने, माफ कीजिए, ग्रीक जो एरिया था वहां पर विशेष हालात उपलब्ध थे। अब एक बिंदु और लेते हैं आज हम, वो है सोफिस्ट। सोफिस्ट घुमक्कड़ शिक्षक थे, ट्यूटर्स, जो कि धन लेकर शिक्षा दिया करते थे। अब उस समय नगर राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के कुछ नियम, कायदे, कानून तो थे, आज भी होते हैं, तब भी थे, लेकिन आज जितने सख्त नहीं थे। व्यापार के लिए, घूमने फिरने के लिए, जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए व्यक्ति एक नगर राज्य से दूसरे राज्य में जाया करता था, काम किया करता था। सोफिस्ट घुमक्कड़ शिक्षक थे, यानी इनके पास कोई आजीविका नहीं थी, ना इनके पास कोई भूमि थी, लेकिन ये शिक्षण प्रक्रिया का एक बड़ा अहम हिस्सा थे। क्योंकि ये वो दौर है जब स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज स्थापित होनी शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे हो, वो कार्य ये सोफिस्ट किया करते थे। और इनका जो मूल स्रोत था वो ये था कि सत्य सापेक्ष नहीं होता है, पहली बात, और जगत जो है वो लौकिक है, पारलौकिक नहीं है। इसका असर ये पड़ता था कि ये तर्कों के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से बातों को सही या गलत सिद्ध किया करते थे। अब एक शब्द आपने और सुना होगा, द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड। ये मेथड ये कहता है कि आप अपनी बात को तर्क के द्वारा सिद्ध कीजिए, जिसको आप बोलते हैं ना बहस। आज आप देखिए, चाहे हमारी संसद हो
कॉलेज के डिबेट कंपटीशंस हों, आपसी बातचीत हो, आप किसी को जब कन्विंस करते हैं तो अपने तर्कों से ही करते हैं ना। पश्चिम में इसकी शुरुआत इन सोफिस्ट ने की थी। अपनी बात को तार्किक माध्यम से, बौद्धिक माध्यम से, विवेक के माध्यम से, वो भी लौकिक, जैसे आज भी देखिए आप सुनेंगे साहब ईश्वर की इच्छा है, ये कहकर तो आपने तर्क खत्म कर दिया। लेकिन यदि आप तार्किक हैं तो आप इसको साबित कीजिए समाज के नियम, कायदे, कानून और व्यवस्थाओं के माध्यम से कि वो सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। सोफिस्ट इसके माहिर थे और ये घुमक्कड़ शिक्षक थे। और इनका एक बिंदु जो महत्वपूर्ण है, इस पर हम आज की बात खत्म करेंगे, वो ये था कि ये सोफिस्ट जो थे ये मानते थे कि सत्य निरपेक्ष नहीं होता। एब्सोल्यूट ट्रुथ नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। सत्य परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है। विचार बदल सकते हैं, मनुष्य बदलता है क्योंकि विचार परिवर्तनशील है। धन्यवाद।